अक्सर जब युद्ध की बात होती है ना, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? आसमान से गिरते बम, टैंकों की गड़गड़ाहट, या फिर राजनेताओं की कूटनीति और नक्शों पर बदलती हुई सरहदें। हाँ बिल्कुल। मतलब हम इतिहास को हमेशा जनरल्स और राजनेताओं के चश्मे से ही देखते हैं। राइट। हम युद्ध को हमेशा एक बाहरी, बहुत बड़े और शोरगुल वाले घटनाक्रम के रूप में देखने के आदी हैं। लेकिन आज हम जिस स्रोत सामग्री को खंगाल रहे हैं, मतलब खालिद हुसैनी के मशहूर उपन्यास अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स का जो सारांश है, वो हमें एक बहुत ही अलग और सच कहूं तो एक खौफनाक सच्चाई से रूबरू कराता है। वाकई ये सामग्री दिखाती है कि सबसे विनाशकारी और असली युद्ध हमेशा मैदानों में नहीं लड़े जाते। एग्जैक्टली। कुछ युद्ध बहुत ही खामोशी से घरों की चारदीवारी के पीछे और बंद दरवाजों के भीतर लड़े जाते हैं। तो आज की इस गहन चर्चा में हमारा मकसद किसी राजनीति या विचारधारा का समर्थन या विश्लेषण करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। मनोविज्ञान, अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद और मानवीय सहन शक्ति के उस चरम बिंदु को समझना है जो इस कहानी की दो मुख्य महिलाओं मरियम और लैला के जीवन से उभर कर आता है। इस कहानी की सबसे बड़ी खूबी भी यही है कि ये इतिहास को उन लोगों की नज़र से दिखाती है जिन्हें अक्सर इतिहास के पन्नों में हाशिए पर धकेल दिया जाता है। और अगर हम इस पूरे मानवीय अनुभव के मैकेनिज्म या कार्यप्रणाली को समझना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि समाज और व्यवस्था एक इंसान के दिमाग को बचपन से ही कैसे आकार देते हैं। हाँ, वो जो मनोवैज्ञानिक नींव पड़ती है। बिल्कुल। स्रोत सामग्री की शुरुआत में ही मरियम का जो मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है, वो बेहद परेशान करने वाला है। वो शहर के एक बेहद रसूखदार और अमीर आदमी जलील की अवैध संतान है। और उसे एक खास नाम भी दिया जाता है ना, हरामी। ये सिर्फ एक गाली नहीं है, ये एक ऐसा ठप्पा है जो बचपन से ही मरियम के अवचेतन मन में ये बात बैठा देता है कि वो एक गलती है, एक अनचाहा बोझ है जिसका इस दुनिया में कोई अधिकार नहीं है। ये तो मतलब ये एक बच्चे की पूरी पहचान को ही नष्ट कर देने जैसा है। अगर आपको बचपन से यही बताया जाए कि आपका कोई वजूद होना ही नहीं चाहिए था, तो आप खुद से कभी प्यार करना सीख ही नहीं सकते। सही कहा। वो आत्मविश्वास कभी पनप ही नहीं पाता। और शायद यही वजह है कि मरियम अपने पिता जलील के उस झूठे प्यार से चिपकी रहती है जो हफ्ते में सिर्फ एक बार उससे मिलने आता है। वो उसे अपनी एकमात्र उम्मीद मानती है। हाँ, लेकिन जब वो खुद जलील के घर शहर पहुंचती है और उसका पिता उसके लिए दरवाजा तक खोलने से इनकार कर देता है, तो वो केवल एक पिता का धोखा नहीं था। तो वो क्या था? वो उस समाज का एक स्पष्ट संदेश था कि एक अवैध संतान, और वो भी एक लड़की, की उनकी दुनिया में क्या औकात है। उसी दिन उसकी माँ की मौत हो जाती है। वो ये बहुत भयानक है। और इसके तुरंत बाद सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने के लिए जलील उसे एक समस्या की तरह काबुल में रहने वाले एक काफी उम्र दराज आदमी रशीद के गले मर देता है। यहाँ जो तंत्र काम कर रहा है वो पूरी तरह से पितृसत्तात्मक और सुविधावादी है। मतलब जलील के लिए मरियम एक इंसान नहीं है, बल्कि उसके बेदाग सामाजिक जीवन पर लगा एक दाग है जिससे मिटाना है। एग्जैक्टली। रशीद से उसकी जबरन शादी सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक व्यवस्था का वो क्रूर चेहरा है जहां एक युवा लड़की को एक संपत्ति या एक पार्सल की तरह एक शहर से दूसरे शहर भेज दिया जाता है। मरियम के पास कोई एजेंसी नहीं है, अपनी जिंदगी के फैसले लेने का कोई अधिकार ही नहीं है। उसे बस ये सिखाया गया है कि उसे सहना है। हाँ, बस खामोशी से सहना है। और यहीं पर स्रोत सामग्री हमें एक बिल्कुल विपरीत दुनिया में ले जाती है, लैला की दुनिया में। काबुल में पल रही लैला की जिंदगी मरियम से इतनी अलग है कि लगता ही नहीं दोनों एक ही देश में है। बिल्कुल, दोनों का बचपन दो अलग अलग ध्रुवों जैसा है। लैला के माता पिता प्यार करने वाले हैं। उसके पिता एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी बेटी की शिक्षा को सबसे ऊपर रखते हैं। वे मानते हैं कि समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक महिलाएं शिक्षित ना हों। और लैला को आजादी भी तो है। हाँ, लैला को अपने बचपन के दोस्त तारिक से प्यार करने की आज़ादी है। उसे बड़े सपने देखने की छूट है। अगर हम इसे वास्तुकला या इंजीनियरिंग के नज़रिए से देखें तो ऐसा लगता है जैसे मरियम एक ऐसी इमारत है जिसे बहुत ही कच्ची ईंटों से बनाया गया है, जिसकी नींव में हमेशा ये डर भरा गया है कि वो गिर जाएगी। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। शुक्रिया। और दूसरी तरफ लैला एक ऐसी इमारत है जिसे शिक्षा, प्रेम और आत्मविश्वास के मजबूत लोहे और सीमेंट से खड़ा किया गया है। लेकिन जब युद्ध का भूकंप आता है तो वो भूकंप इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन सी इमारत किस नक्शे पर बनी थी। ये वास्तुकला का उदाहरण इस स्थिति की भयावहता को बहुत अच्छे से पकड़ता है, क्योंकि युद्ध सिर्फ इमारतों को नहीं गिराता,
वो उस पूरे सामाजिक ढांचे को ध्वस्त कर देता है जो लैला जैसी लड़कियों को सुरक्षा का एहसास कराता था। सब कुछ एक पल में खत्म हो जाता है। हाँ, युद्ध और एक चरमपंथी समाज का उदय एक बहुत ही भयानक इक्वलाइजर यानी समान करने वाले तत्व के रूप में काम करता है। लैला की शिक्षा, उसके आधुनिक विचार और उसका सुरक्षित बचपन, ये सब कुछ उस समय बेमानी हो जाता है जब युद्ध के नियम लागू होते हैं। जब कोई नियम बचता ही नहीं है। सही कहा। स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से दिखाती है कि जब व्यवस्था ढह जाती है तो समाज एक आदिम अवस्था में लौट आता है जहां ताकत और क्रूरता ही एकमात्र नियम बन जाते हैं। और यही वो मोड़ है जो कहानी को उसके सबसे तकलीफदेह हिस्से में ले जाता है। लैला की वो मजबूत इमारत एक ही धमाके में मलबे में बदल जाती है। एक रॉकेट हमले में उसके माता पिता मारे जाते हैं। वो पूरी तरह से टूट जाती है। अचानक वो आधुनिक पढ़ी लिखी लड़की अनाथ है, बेघर है और सबसे बड़ी बात, वो तारिक के बच्चे की मां बनने वाली है। उसके पास कोई आसरा नहीं है और जीवित रहने के लिए वो जो कदम उठाती है वो मुझे एक विश्लेषक के तौर पर सबसे ज्यादा झकझोरता है। हाँ, रशीद से शादी करने का फैसला। हाँ, वो रशीद से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। वही रशीद जो मरियम का क्रूर पति है। यहाँ मैं थोड़ा विरोध करना चाहूंगा, मतलब मैं इस बात को पूरी तरह समझ नहीं पाता। एक लड़की जिसने स्वतंत्रता का स्वाद चखा है, वो भागने का कोई रास्ता खोजने के बजाय एक ऐसे आदमी के जाल में फंसना क्यों स्वीकार कर लेती है जो उम्र में उससे कई गुना बड़ा है और जिसके इरादे साफ तौर पर शोषण वाले हैं। मैं समझती हूँ कि ये बाहर से देखने पर अजीब लगता है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें आधुनिक नैतिकता के चश्मे को उतारकर सर्वाइवल या अस्तित्व रक्षा के आदिम मनोविज्ञान को देखना होगा। लैला का रशीद से शादी करना कोई हार या कमजोरी नहीं है। तो ये क्या है? ये एक बहुत ही निर्मम और बायोलॉजिकल ट्रांजैक्शन यानी जैविक सौदा है। एक युद्धग्रस्त काबुल में जहां सड़क पर एक अकेली औरत का मतलब है निश्चित मौत या उससे भी बदतर कुछ, लैला अपनी और अपने अजन्मे बच्चे की जान बचाने के लिए वो एकमात्र चीज दांव पर लगाती है जो उसके पास बची है। उसकी जवानी? हाँ, उसकी जवानी और उसकी प्रजनन शक्ति। रशीद को एक युवा पत्नी और एक वारिस चाहिए और लैला को अपने बच्चे के लिए एक छत। लैला जानती है कि वो एक नर्क में कदम रख रही है, लेकिन वो मातृत्व की उस आदिम वृत्ति से प्रेरित है जहां एक माँ अपने बच्चे के वजूद को बचाने के लिए खुशी खुशी अपनी आज़ादी का गला घोट देती है। मतलब ये कोई समर्पण नहीं है, ये एक भयानक कीमत चुकाकर खरीदी गई सुरक्षा है। बिल्कुल। और वो नर्क कैसा है ये मरियम सालों से झेल रही है। स्रोत सामग्री रशीद के मनोविज्ञान का जो पर्दाफाश करती है वो बहुत दिलचस्प है। शुरुआत में जब मरियम नई आई थी, रशीद ने उसके प्रति थोड़ी नरमी दिखाई थी। हाँ, उसे तोहफे भी दिए थे। लेकिन जैसे ही ये बात सामने आती है कि मरियम कभी मां नहीं बन सकती, वो इंसान से एक जानवर में तब्दील हो जाता है। वो सालों तक मरियम पर शारीरिक और मानसिक जुल्म करता है। तो मेरा सवाल यह है कि ये रातों रात हुआ बदलाव क्या सिर्फ एक वारिस न मिलने की कुंठा थी, या इसके पीछे उस समाज का कोई गहरा मनोवैज्ञानिक ढांचा काम कर रहा था? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, रशीद का व्यवहार केवल एक व्यक्तिगत कुंठा नहीं है, बल्कि ये उस पूरे पितृसत्तात्मक तंत्र का लक्षण है जो महिलाओं को सिर्फ एक इंक्यूबेटर या बच्चे पैदा करने की मशीन के रूप में देखता है, एक उपकरण की तरह। हाँ, जैसे ही मरियम इस जैविक उपयोगिता में विफल होती है, रशीद की नजरों में उसका इंसान होना ही खत्म हो जाता है। इसके अलावा एक और मनोवैज्ञानिक पहलू है। बाहर युद्ध चल रहा है, रशीद जैसे पुरुष बाहर की दुनिया में लगातार शक्तिहीन महसूस कर रहे हैं। क्योंकि बाहर बॉम्ब और गोलियां उनकी मर्जी से नहीं चलते। एग्जैक्टली। तो इस बाहरी शक्तिहीनता की भरपाई वे घर के अंदर पूर्ण तानाशाह बनकर करते हैं। रशीद मरियम पर जो जुल्म करता है वो असल में अपनी सत्ता और मर्दानगी को स्थापित करने का उसका अपना एक विकृत तरीका है। ये एक बहुत ही डरावना सच है। बाहर की दुनिया का तनाव घर के अंदर की क्रूरता में बदल जाता है। और अब उस प्रेशर कुकर जैसे घर में लैला की एंट्री होती है, रशीद की दूसरी पत्नी। हाँ, तनाव और बढ़ जाता है। अगर कोई भी इस स्थिति को बाहर से देखे तो उसे लगेगा कि अब इन दो औरतों के बीच एक खूनी संघर्ष होगा। मरियम जो सालों से उस घर में है लेकिन एक बच्चा नहीं दे पाई, और लैला जो जवान है, सुंदर है और रशीद के घर में एक बच्चे को जन्म दे रही है। और स्रोत बताता है कि शुरुआत में ठीक वैसा ही होता है। मरियम लैला से नफरत करती है, ईर्ष्या करती है, जो कि स्वाभाविक भी था। हाँ, और रशीद भी बहुत चालाकी से आग में घी डालता है। वो लैला की तारीफ करके और उसे बेहतर बताकर मरियम को और ज्यादा अपमानित करता है।
ये बांटो और राज करो की एक बहुत ही क्लासिक रणनीति है। शोषक हमेशा यही चाहता है कि शोषित लोग आपस में लड़ते रहें ताकि उनका सारा गुस्सा और ऊर्जा एक दूसरे को नीचा दिखाने में खर्च हो जाए, और वे कभी भी असली दुश्मन के खिलाफ एकजुट ना हो सकें। बिल्कुल। रशीद लायला की युवावस्था को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, मरियम के उस घाव को कुरेदने के लिए कि वो बांझ है। वो चाहता है कि वे दोनों एक दूसरे की दुश्मन बनी रहें, क्योंकि उनकी दुश्मनी ही घर के अंदर रशीद की पूर्ण सत्ता को सुरक्षित रखती है। लेकिन यहीं पर यह स्रोत सामग्री उन तमाम घिसी-पिटी कहानियों से अलग हो जाती है। रशीद की जिस क्रूरता ने उन्हें तोड़कर एक दूसरे का खट्टर दुश्मन बनाना चाहिए था, वही क्रूरता धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक ऐसे पुल का निर्माण कर देती है जिसकी कल्पना खुद रशीद ने भी नहीं की होगी। वे एक दूसरे के करीब आने लगती हैं। हाँ, उनके बीच की वो बर्फ पिघलने लगती है। वे चाय पर बातें साझा करने लगती हैं, एक दूसरे के घावों को सहलाने लगती हैं, और ये रिश्ता सिर्फ एक ट्रॉमा बॉन्डिंग या साझा दर्द से उपजी दोस्ती तक सीमित नहीं रहता। ये एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक माँ बेटी के रिश्ते में बदल जाता है। ये कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है ना? तो ये चमत्कार कैसे हुआ? एक ही राक्षस का शिकार होने के अलावा वो कौन सा मैकेनिज्म था जिसने उनकी इस ईर्ष्या को इतने गहरे प्रेम में बदल दिया? इसे समझने के लिए हमें दोनों महिलाओं के खालीपन को देखना होगा। मरियम, जिसे जिंदगी भर ये बताया गया कि वो किसी के प्यार के लायक नहीं है और जो कभी माँ नहीं बन सकी, उसे लैला और लैला के बच्चों के रूप में अचानक एक ऐसा परिवार मिल जाता है जिसे वो अपना कह सकती है। उसे अपनी वो दबी हुई ममता लुटाने का मौका मिल जाता है। हाँ, और दूसरी तरफ लैला है जिसने अपनी असली माँ को एक भयानक हादसे में खो दिया है और जो उस क्रूर घर में बिल्कुल अकेली है। उसे मरियम में अपनी माँ का साया मिलता है जो उसकी ढाल बन सकती है। ये रिश्ता सिर्फ इसलिए नहीं पनपा क्योंकि वे दोनों दुखी थीं, ये इसलिए पनपा क्योंकि उन दोनों के पास एक दूसरे के खालीपन को भरने की अचूक चाबी थी। ये बहुत ही खूबसूरत नजरिया है। मतलब वे एक दूसरे के उस हिस्से को जिंदा कर रही हैं जिसे रशीद मारना चाहता था। जब वे दोनों साथ मिलकर भागने की कोशिश करती हैं और पकड़े जाने पर रशीद उन्हें भयानक यातनाएं देता है। हाँ, वो उन्हें अंधेरे कमरे में भूखा प्यासा बंद कर देता है। बिल्कुल, कई दिनों तक। तब भी वे एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ती। ये सिर्फ यातना सहना नहीं है, ये एक तरह का मौन विद्रोह है। ये रशीद को बिना कुछ कहे ये बताना है कि तुम हमारी हड्डियों को तोड़ सकते हो, तुम हमें भूखा मार सकते हो, लेकिन तुम हमारे अंदर की इंसानियत, हमारी प्रेम करने की क्षमता को नहीं कुचल सकते। और ये प्रेम ही उस अंधेरे घर में उनकी आशा का एकमात्र स्रोत है। बिल्कुल। प्रेम का ये स्वरूप ही इस कहानी का असली विद्रोह है। जब एक अत्याचारी व्यवस्था आपको जानवर बना देना चाहती है, तो अपनी कोमलता और इंसानियत को बचाए रखना ही सबसे बड़ी क्रांति होती है। बहुत सही कहा। रशीद की पूरी कोशिश थी कि वे अंदर से मर जाएं, लेकिन एक दूसरे का दर्द बांटकर उन्होंने उस घर को एक यातना शिविर से निकालकर एक ऐसे तंबू में बदल दिया जहां कम से कम उनकी आत्माएं सुरक्षित थीं। लेकिन मानव शरीर और आत्मा की सहनशक्ति की भी एक सीमा होती है। आप किसी को हमेशा एक स्प्रिंग की तरह दबाकर नहीं रख सकते। जब दबाव एक चरम बिंदु, एक ब्रेकिंग पॉइंट को पार कर जाता है, तो विस्फोट होना तय है। और सालों की इस घुटन और यातना का अंत कोई शांतिपूर्ण समझौता नहीं हो सकता था। बिल्कुल नहीं। और स्रोत सामग्री हमें इसी विस्फोट, इसी क्लाइमैक्स की ओर ले जाती है। किसी भी व्यवस्था में जब उत्पीड़न अपनी सारी हदें पार कर लेता है और बचने का कोई भी कानूनी या सामाजिक रास्ता नहीं बचता, तो हिंसा ही अस्तित्व को बचाने का एकमात्र स्वाभाविक मैकेनिज्म बन जाता है। और ये क्षण बहुत ही रोंगटे खड़े करने वाला है। कहानी में एक दिन रशीद का गुस्सा बेकाबू हो जाता है। वो लैला पर इस कदर हावी हो जाता है कि वो सचमुच उसकी जान लेने वाला होता है, उसका दम घोट रहा होता है। वो जिंदगी और मौत का सवाल था। हाँ, और उस वक्त मरियम वो कदम उठाती है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जिंदगी भर खामोशी से मार खाने वाली मरियम, जिसे हमेशा सिर झुकाना सिखाया गया था, वो एक फावड़ा उठाती है और रशीद की हत्या कर देती है। एक बहुत ही शक्तिशाली क्षण। ये सिर्फ एक हत्या नहीं है। मुझे लगता है कि उस एक फावड़े के वार में मरियम ने केवल रशीद को नहीं मारा, बल्कि उस पूरी व्यवस्था, उस पितृसत्ता, अपने पिता जलील के धोखे और अपनी माँ के उस ठप्पे हरामी सब परवार किया था। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। इस मनोवैज्ञानिक क्षण की गहराई बहुत विशाल है। बचपन से लेकर उस रात तक मरियम के अस्तित्व को हमेशा दूसरों ने परिभाषित किया था। नाना ने उसे बताया कि वो एक कलंक है, जलील ने उसे एक अवांछित वस्तु की तरह इस्तेमाल किया, रशीद ने उसे एक बच्चे पैदा करने वाली मशीन और फिर एक कचरे की तरह देखा। उसे कभी इंसान माना ही नहीं गया। एग्जैक्टली।
रशीद को मारना, अपनी और लैला की जान बचाना मरियम के जीवन का पहला वास्तविक फैसला था, जहां उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना। उसने पहली बार उस व्यवस्था को अपनी शर्तों पर जवाब दिया जिसने उसे जिंदगी भर कुचला था। और इसके बाद जो होता है वो इस कहानी को एक महान दार्शनिक स्तर पे ले जाता है। मरियम जानती है कि इस हत्या के बाद कोई बच नहीं सकता। वो रशीद की हत्या का पूरा इल्जाम अपने सिर पर ले लेती है। वो लैला को बचाना चाहती है। हाँ, वो लैला को मजबूर करती है कि वो अपने बच्चों और अपने प्रेमी तारिक के साथ वहां से भाग जाए और एक नई जिंदगी शुरू करे। मरियम खुद वहीं रुक जाती है, पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और अंततः एक भरे हुए स्टेडियम में उसे फांसी दे दी जाती है। एक बहुत ही दर्दनाक अंत। लेकिन स्रोत में जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि मरियम जब फांसी के फंदे की तरफ बढ़ती है तो उसके मन में कोई खौफ नहीं होता, वो शांति महसूस करती है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये कैसे संभव है? एक व्यक्ति की जिंदगी खत्म की जा रही है, चारों तरफ खून की प्यासी भीड़ है और वो शांति से मर रही है। ये विरोधाभास कैसे काम करता है? मुझे लगता है कि ये कोई विरोधाभास नहीं है, ये सशक्तिकरण का सबसे चरम रूप है। जरा सोचिए, मरियम को शांति क्यों मिली? क्योंकि फांसी के फंदे तक का सफर उसकी जिंदगी का पहला ऐसा रास्ता था जिसे उसने खुद चुना था, खुद अपनी मर्जी से। हाँ, जिंदगी भर उसे ये महसूस कराया गया कि वो दुनिया पर एक बोझ है, उसका जीवन व्यर्थ है। लेकिन लैला के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर उसने अपनी कीमत खुद तय कर दी। ये बहुत ही गहरी बात है। उसने खुद को ये साबित कर दिया कि एक हरामी की जान इतनी कीमती हो सकती है कि वो लैला और उसके बच्चों के लिए एक पूरी नई दुनिया खरीद सके। ये उसकी हार नहीं थी, ये एक ऐसे इंसान की अंतिम विजय थी जिसने अपने मृत्युदंड को भी एक उपहार में बदल दिया। अविश्वसनीय। उसे ये शांति इसलिए मिली क्योंकि वो जानती थी कि इसके मरने से एक ऐसी वंशावली शुरू होगी जो प्रेम पर आधारित है, ना कि डर पर। ओह, ये विचार सचमुच दिमाग को सुन्न कर देने वाला है। अपने मूल्यों को खुद परिभाषित करना, भले ही उसकी कीमत मौत हो, ये सच्ची आजादी है। वो भीड़, वो फांसी का फंदा, कोई भी चीज उसकी इस जीत को नहीं छीन सकती थी। बिल्कुल। और उसका ये बलिदान किसी शून्य में नहीं खोता। स्रोत हमें बताता है कि लैला सचमुच तारिक के साथ भाग निकलने में कामयाब होती है। वो एक सुरक्षित जगह पर नई जिंदगी शुरू करती है। लेकिन इस कहानी का सबसे खूबसूरत मैकेनिज्म ये है कि लैला अपने आराम की जिंदगी तक सीमित नहीं रहती। वो वापस लौटती है। हाँ, वो अपनी जड़ों की तरफ लौटती है। वो वापस उस काबुल शहर में आती है जिसे युद्ध ने खंडहर बना दिया है, ताकि वो उसे दोबारा बनाने में मदद कर सके, अनाथ बच्चों के लिए काम कर सके। और सबसे बड़ा प्रतीक, वो अपनी बेटी का नाम मरियम रखती है। लैला का वो फैसला अपनी बेटी को मरियम का नाम देना ये सुनिश्चित करता है कि मरियम कभी मरेगी नहीं। पितृसत्ता ने मरियम का नामो निशान मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन लैला ने उस नाम को एक नई पीढ़ी के लिए शक्ति, प्रेम और अदम्य साहस का प्रतीक बना दिया, एक अमर पहचान देती। हाँ, जब लैला काबुल के खंडहरों को दोबारा बनाती है तो वो असल में केवल ईंट पत्थर नहीं जोड़ रही हैं, वो उस उम्मीद को आकार दे रही है जो मरियम ने अपने खून से सींची थी। ये दर्शाता है कि एक इंसान का बलिदान कैसे पूरे समाज के पुनर्निर्माण की नींव बन सकता है। ये पूरी चर्चा हम इस बात का एक बहुत ही स्पष्ट और विस्तृत ब्लूप्रिंट देती है कि इंसान की सहन शक्ति कैसे काम करती है। ये केवल इस बारे में नहीं है कि महिलाएं युद्ध में कितना दर्द सहती हैं, ये इस बारे में है कि उस दर्द के बीच वो अपने अंदर की इंसानियत, अपनी करुणा और अपने प्रेम को किस तरह एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती हैं। बिल्कुल। मरियम और लैला की कहानी यह साबित करती है कि चाहे कोई समाज, कोई व्यवस्था या कोई रशीद जैसा इंसान आपके शरीर को कितना भी कुचल दे, अगर आपके अंदर किसी दूसरे के लिए प्रेम है तो आप अजेय हैं। यही मानवीय अस्तित्व का सबसे बड़ा सच है। सबसे गहरे अंधकार में भी, जब बाहर की दुनिया में सब कुछ नष्ट हो रहा हो, हमारे अंदर की वो क्षमता जो हमें दूसरों से जोड़ती है, वही हमारी सबसे बड़ी ढाल होती है। बिल्कुल सही कहा। और आज की इस गहन चर्चा को समेटते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो शायद हम सबको अपने जीवन और अपने विकल्पों को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दे। बताइए। इस पूरी कहानी के घटनाक्रम और मनोविज्ञान को देखते हुए ये सवाल उठता है कि जब दुनिया, हालात और बाहरी ताकतें हमसे हमारी हर भौतिक चीज छीन लेती हैं, हमारा घर, हमारी सुरक्षा, हमारी आजीविका और यहाँ तक कि हमारे अधिकार भी,
क्या तभी हमें असल में ये पता चलता है कि हमारी आत्मा किस चीज से बनी है? ये सोचने वाली बात है। क्या हम उस चरम बिंदु पर ही जान पाते हैं कि हम किसी दूसरे इंसान की रक्षा के लिए अपनी कौन सी सबसे प्यारी चीज कुर्बान कर सकते हैं? क्या सबसे गहरी और सबसे सच्ची आज़ादी हमेशा अपने लिए आज़ाद रहने में नहीं, बल्कि कभी-कभी उन बंधनों में छिपी होती है जो हम खुद पर इसलिए ओढ़ लेते हैं ताकि कोई और खुली हवा में सांस ले सके? ये सच में एक बहुत गहरा सवाल है। ये एक ऐसी कहानी और एक ऐसा विचार है जो किसी के भी अवचेतन में लंबे समय तक गूंजता रहेगा। आज की इस चर्चा के लिए बस इतना ही।